साल था 1956 का, जब वंचित समाज के मसीहा बाबा साहब इस दुनिया को छोड़कर जा रहे थे। लेकिन उसी साल इस देश के वंचित समाज को एक और महापुरुष मिलने वाला था, जिसका नाम है मायावती। अक्टूबर 1956 की बात है, जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था और उनके इस दुनिया से रुखसत करने के पहले साल 1956 की शुरुआत में ही 15 जनवरी को इस देश को एक महापुरुष के रूप में मायावती मिल जाती हैं। किसको पता था कि जिस दिल्ली में बाबा साहब ने अंतिम सांस ली है, उसी धरती पर दलितों के भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए एक महाक्रांति का अवतार हो चुका था। बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन जिस समाज के लिए संघर्ष किया, उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मायावती का इस दुनिया में आगमन हो चुका था। अपने खून पसीने से बहुजन मूवमेंट को खड़ा करने वाले बाबा साहेब के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए मायावती इस धरती पर आ चुकी थीं। अंबेडकरवादी मूवमेंट आगे बढ़ता रहे, बाबा साहब का कारवां रुकने ना पाए, वंचितों के हक और अधिकारों का हनन न होने पाए, इसके लिए इस देश में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का असली उत्तराधिकारी अब इस दुनिया में आ चुका था। मायावती के पिता प्रभु दयाल के यहाँ भले ही 8 संतानें हुई हों, लेकिन उनमें से मायावती की राहें सबसे जुदा थी। ऐसा लगता था कि मायावती का जन्म ही इस देश की शोषित जातियों को शासक बनाने का सपना दिखाने के लिए हुआ हो। 60 के दशक में लड़कियों का स्कूल जाना बहुत ही कम होता था। बात अगर किसी दलित के घर की हो तब तो भूल ही जाइए। मायावती को उनके पिता ने एक सरकारी स्कूल में दाखिला तो करा दिया, और पिता के संघर्ष और समाज में दलितों को लेकर अस्पृश्यता के भाव ने मायावती के भविष्य में कुछ और ही लिख दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक, मेरठ विश्वविद्यालय से बीएड के बाद साल 1977 में मायावती दिल्ली के एक स्कूल में शिक्षिका के तौर पर अपनी नौकरी की शुरुआत करती हैं। ये वही साल था जब नौकरी छोड़कर बाम से बनाकर संघर्ष कर रहे कांसीराम से मायावती की पहली मुलाकात होती है। एक तरफ देश में आपातकाल का सूर्यास्त हो चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ दलितों की एक तेज तर्रार नेता का उदय भी हो रहा था। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार आई और दिल्ली के विज्ञान भवन में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री राजनारायण का भाषण चल रहा था। अपने संबोधन में बार बार वो दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मंच पर चढ़ी मायावती ने ऐसी खरी खोटी सुनाई कि विज्ञान भवन का पूरा हॉल राजनारायण मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। ये गूंज बाम से बनाकर वंचित समाज की लड़ाई लड़ रहे मान्यवर कांसीराम साहब के कानों तक पहुंच गई। और फिर क्या था, एक दिन रात के अंधेरे में मान्यवर कांसीराम साहब मायावती से मिलने उनके घर पहुंच गए। रात में इस तरह किसी बड़े नेता का मायावती के घर पर आना सबको हैरत में डाल गया। परिवार के लोग काफी खुश थे कि कांसीराम जैसे बड़े कद का नेता उनके घर आया है, लेकिन जब कांसीराम ने मायावती से राजनीति में आने का आह्वान किया तो मायावती भी पीछे नहीं हटी। परिवार ने लाख विरोध किया, लेकिन मायावती के मजबूत इरादे सबके ऊपर भारी पड़ गए। 1977 से बसपा के गठन 1984 तक मायावती ने सिर्फ सामाजिक आंदोलनों में हिस्सा लिया। जब 1984 में बसपा का गठन हुआ तो मायावती ने बिजनौर से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन ठीक 5 साल बाद उसी बिजनौर से मायावती ने चुनाव जीतकर बाजी अपने नाम कर ली। सांसद बने हुए अभी 6 ही साल बीते थे कि मायावती ने अपने अथक संघर्षों से बसपा को एक बड़े मुकाम तक पहुंचा दिया। 1990 आते आते अब यूपी में बसपा इतनी मजबूत हो चुकी थी कि सरकार बनाने और गिराने में बसपा सबसे बड़ा फैक्टर बन गई। साल 1992 में जब यूपी में राम मंदिर का मुद्दा चरम पर था और बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो चुका था, तो बसपा और सपा साथ में आ गईं। 1993 में सपा की सरकार बनती है, लेकिन इधर सपा से रिश्ते खराब हो गए और उधर बीजेपी से मिलकर बसपा ने यूपी में पहली बार
3 जून 1995 में अपनी सरकार भी बना ली। देश की सबसे युवा महिला नेता और दलित महिला मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड मायावती के नाम पर ही दर्ज है। ये मायावती का ही संघर्ष था कि मायावती ने अपने अनुभव और मान्यवर कांशीराम साहब के मार्गदर्शन में बसपा को देश के वंचित समाज की सबसे बड़ी पार्टी बना दी। 1997 में दूसरी बार और 2002 में मायावती तीसरी बार यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनी। साल 2007 को तो कोई कभी नहीं भूल सकता है, जब मायावती की बिछाई चुनावी बिसात में बड़ी से बड़ी पार्टियां और राजनीतिक पंडित उलझ कर रह गए। मायावती ने सबको पीछे छोड़ते हुए अपने बलबूते पर बसपा की सरकार बना डाली। लेकिन 2012 में सरकार जाने के बाद आज तक बसपा मजबूत नहीं हो पाई। इसके कारणों पर किसी और वीडियो में विश्लेषण किया जाएगा, लेकिन बसपा प्रमुख मायावती के जन्मदिन पर पूरा देश उन्हें शुभकामनाएं दे रहा है। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि इस देश का गरीब और वंचित तबका बहन जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता है। जब मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी तो देश को नई दिशा भी मिलेगी, नई ऊर्जा का संचार भी होगा, शोषितों में शासक बनने की और ज्यादा ललक पैदा होगी। उम्मीद है कि अगले लोकसभा चुनाव में मायावती 2007 जैसी कोई करिश्माई रणनीति बनाएंगी और बसपा को लखनऊ से ले जाकर दिल्ली में बैठा देंगी। लोगों को उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब बहन जी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगी। आप बहन जी के राजनीतिक सफर को किस तरह से देखते हैं, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है कि आप एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।